नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जेलसीमियम होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। तो आइए समझते हैं। जेलसीमियम औषधि का होम्योपैथी में प्रवेश अमेरिका के डॉक्टर हेल के परीक्षणों का परिणाम है। डॉक्टर हेल ने मटीरिया मेडिका ऑफ द न्यू रेमेडीज का प्रकाशन किया था और अनेक नवीन दवाओं का अनुसंधान किया था। डॉक्टर क्लार्क अपनी पुस्तक में जेलसीमियम के विषय में लिखते हैं कि उनके दोस्त ने शेरी शराब पीने के स्थान में गलती से जेलसीमियम के मूल अर्क की 2 औंस पी लिए। उसका शरीर एकदम इतना शिथिल हो गया कि कुछ दूर ही सहारा लेकर चल पाया था कि अगले मिनट उनकी टांगे पक्षाघात से लड़खड़ा गई। वह अपने हाथों के सहारे अपने को खींचकर बिस्तर तक गए, परंतु बिस्तर पर भी उसे उठाकर लिटाना पड़ा। जब तक वह बिस्तर में निश्चल पड़ा रहा, उसे कष्ट महसूस नहीं हुआ, परंतु जरा सी भी हरकत से उसे जबरदस्त कंपन का अनुभव हो रहा था। अगले 24 घंटे में उन्हें उल्टी आ गई, बुखार 102 डिग्री तक चढ़ गया, हृदय की गति तेज हो गई, नाड़ी कुछ स्पंदन छोड़कर चलने लगी। आंख की सब पेशियों पर औषधि का प्रभाव पड़ा, परंतु दाएं तरफ की मांसपेशियों पर प्रभाव सबसे अधिक था। यह स्पष्ट है कि जो लक्षण जेलसीमियम ने स्वस्थ व्यक्ति पर प्रकट किए, उन्हीं लक्षणों के होने पर यह दवा रोग के उन लक्षणों को दूर करती है। इस दृष्टि से इस औषधि का मुख्य लक्षण थकावट, सर्वांगीण दुर्बलता, भारीपन, मांसपेशियों की शिथिलता आदि है। शरीर की समस्त मांसपेशियां शून्य सी हो जाती है। रोगी के लिए हाथ पैर हिलाना तक भारी हो जाता है। धीरे धीरे पक्षाघात हो जाता है, परंतु इसका प्रारंभ मांसपेशियों के शून्य होने, शरीर के अंगों के भारी होने, सदा बनी रहने वाली थकावट से होता है। जैसा डॉक्टर क्लार्क के दोस्त के ऊपर इस औषधि के प्रभाव में हमने समझा, इसका शरीर की सब पेशियों पर प्रभाव पड़ता है। आंख के भी ऊपर की पलकें लटक पड़ती हैं। उन्हें इच्छानुसार रोगी उठा नहीं सकता, उन्हें हाथ से उठाना पड़ता है। शरीर के अन्य अंगों पर भी इस शिथिलता का प्रभाव पड़ता है। बाजा बजाने वाली उंगलियां ठीक काम नहीं करती, रोगी चलते हुए लड़खड़ाता है, जांघों में भारीपन अनुभव होता है, शरीर के सब अंगों में पक्षाघात जैसी दुर्बलता आ जाती है। खाना पीना भोजन नलिका में से गुजर नहीं सकता, खाया पिया नाक से बाहर निकल पड़ता है, क्योंकि भोजन नलिका की मांसपेशियां काम नहीं करती। जीभ की क्रिया में बाधा पड़ जाती है, उसका काम ठीक से नहीं हो पाता। यद्यपि शुरू में पक्षाघात अपने प्रकट रूप में नहीं दिखता, तो भी अंगों का एक दूसरे के साथ समन्वय बिगड़ जाता है। जिस प्रकार रोगी चाहता है उस प्रकार अंगों की मांसपेशियां काम नहीं करती। पकड़ना किसी चीज को चाहता है, पकड़ी कोई दूसरी चीज जाती है, और जब किसी चीज को पकड़ पाता है तब हाथ अपने को कमजोर महसूस होते हैं। तो ऐसे लक्षण में जेलसीमियम बहुत लाभ हो जाता है। आगे देखें तो स्नायुविक कंपन। ऊपर जिस डॉक्टर क्लार्क के दोस्त का उदाहरण दिया गया है, उसमें हमने देखा कि जेलसीमियम के मूल अर्क लेने के बाद उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। इस औषधि में कंपन इतना अधिक होता है कि डॉक्टर नैश ने इसे कंपन की दवा का नाम दिया है। चलते समय टांगे कांपती है, किसी चीज को उठाते समय हाथ कांपते हैं। कभी कभी यह कंपन इतना उग्र रूप धारण कर लेता है कि रोगी का शरीर ऐसे कांपता है मानो जाड़े से कांप रहा हो, हालांकि ना उसके भीतर ना बाहर जाड़ा होता है। यह कंपन बढ़ते बढ़ते पक्षाघात में परिणत हो सकता है और आंख की पलकों का गिर पड़ना आदि पक्षाघात जिनका हमने जिक्र किया है हो सकते हैं। इस कंपन की विशेष बात यह है कि रोगी को इस बात का ज्ञान रहता है कि उसके अंग उसके इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे, उसके गति संचालक स्नायु सूत्रों पर उसका अधिकार नहीं रहा है, और ऐसे स्नायुविक कंपन में जेलसीमियम बहुत ज्यादा लाभ हो जाती है। आगे लक्षण देखें तो निद्रालुता, जड़ता तथा सिर में चक्कर आना।
जेलसीमियम औषधि मुख्य तौर पर स्नायु प्रधान है, इसलिए इसका प्रभाव मस्तिष्क, मेरुदंड तथा स्नायु मंडल पर पड़ता है। इसलिए स्नायु मंडल की दुर्बलता के कारण पक्षाघात भी हो सकता है। मस्तिष्क पर इसके प्रभाव के कारण मस्तिष्क संबंधी अन्य विकार भी पैदा हो जाते हैं या पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रोगी निद्रालु रहता है, मानसिक दृष्टि से जड़ समान प्रतीत होता है, औंघाई, तंद्रा भाव उस पर सवार रहता है, आंखों में नींद भरी रहती है, ज्वर अर्थात बुखार में भी निंदासा पड़ा रहता है, चौकस नहीं हो पाता। मस्तिष्क की इसी निद्रालुता के कारण मस्तिष्क के ज्ञान सूत्रों का नियंत्रण की कमी से उसे चक्कर आया करता है। निद्रालु भाव के साथ चक्कर आने में यह बहुत बढ़िया दवा है। चक्कर सिर की गुद्दी से उठता है, आंख से एक वस्तु के दो दिखाई देते हैं, दृष्टि क्षीण हो जाती है, रोगी नशे में एक तरह से होता है और ऐसे निद्रालुता, सिर में जड़ता और चक्कर आने में जेलसीमियम बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होती है। आगे के लक्षण समझे तो सिर की गुद्दी में दर्द और वहां से दर्द का उठना। सिर दर्द सिर के पीछे से आरंभ होता है। ऐसा सिर दर्द तब होता है जब सिर में रक्त का अधिक संचय हो जाए। यह स्वाभाविक है कि ऐसे सिर दर्द में रोगी ऊंचे तकिए पर सिर रखकर पड़ा रहे ताकि सिर में रक्त का संचार अधिक ना हो। दबाने से रोगी को आराम मिलता है। रोगी को सिर की गुद्दी में धीमा धीमा दर्द होता है, सिर थका थका अनुभव होता है, रोगी चुपचाप पड़ा रहना पसंद करता है। मानसिक परिश्रम से या सिर नीचा करने से सिर दर्द बढ़ जाता है। जेलसीमियम के सिर दर्द की विशेषता यह है कि अधिक परिमाण में पेशाब होने पर इस दर्द में कमी आ जाती है। फ्लोरिक एसिड में भी अधिक मात्रा में पेशाब होने पर सिर दर्द में कमी होती है, परंतु फ्लोरिक में सिर दर्द तब तक बढ़ता जाता है जब तक पेशाब नहीं होता। जेलसीमियम में एक ऐसा भी सिर दर्द होता है जिसके प्रारंभ होने से पहले रोगी देख नहीं सकता। जो ही सिर दर्द शुरू हो जाता है त्यों ही उसकी दृष्टि शक्ति लौट आती है और ऐसे सिर की गुद्दी में दर्द होने पर जेलसीमियम बहुत ज्यादा लाभदायक है। आगे देखें तो स्नायु प्रधान होने के कारण किसी बात के होने से पहले उसकी कल्पना से रोग उत्पन्न होना। हम कह चुके हैं कि यह औषधि मुख्य तौर पर स्नायु मंडल पर प्रभाव रखती है, इसलिए इसका प्रभाव मस्तिष्क, मेरुदंड और स्नायु पर पड़ता है। इसका स्नायु मंडल इतना सुस्त रहता है कि रोगी हर समय थका थका रहता है, किसी बात में चित्त नहीं लगा सकता। अगर कोई बात होने वाली हो तो उसे सोच सोचकर और यह समझकर कि वह इस स्थिति का मुकाबला कैसे करेगा परेशान हो जाता है। अगर किसी सभा सोसाइटी में जाना है तो यह सोचकर कि उसके मिलने जुलने वाले वहां आएंगे, उनसे कैसे मिलेगा, उसे दस्त आ जाता है। कोई वक्ता हो, उसे सभा में भाषण देना हो, इस कल्पना से ही उसे सभा में जाने से पहले कई बार पेशाब या टट्टी जाना पड़ता है। लड़के ने परसों आना है, उसने तार दे दिया, बस रात भर नींद हराम हो गई। थिएटर या मंदिर जाना है, इतने सोच से ही जी घबराने लगा। इस प्रकार की घटना होने से पहले उसकी कल्पना मात्र से टट्टी या दस्त आ जाना अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी पाया जाता है। कहीं भी जाते समय, बड़े आदमियों से मिलते समय की घबराहट में दस्त आ जाना इन दोनों औषधियों में पाया जाता है और इसका कारण है स्नायुविक दुर्बलता। जेलसीमियम में थकान विशेष रूप से है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में मीठा खाने की इच्छा विशेष रूप से है। तो इन दोनों के अंतर से ही आप इन दोनों दवा का चयन कीजिएगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम मीठा ज्यादा खाना पसंद करेगा और जेलसीमियम में ध्यान रखिएगा कि कमजोरी और थकावट विशेष रूप से पाई जाएगी। और अगर भविष्य की सोचकर अगर टट्टी या शौच जाने की हाजत हो जाए तो आपको जरूर जेलसीमियम का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़े तो भय, खिजाहट, मानसिक आघात आदि से रोग। भय, खिजाहट, मानसिक आघात आदि से जो रोग हो जाते हैं उनमें भी यह औषधि उत्तम कार्य करती है। यह लक्षण लगभग वैसा ही है जिसका हम अभी वर्णन कर आए हैं। यह लक्षण भी स्नायुविक दुर्बलता के कारण ही प्रकट होता है। घर बैठे किसी सैनिक को तार आ जाता है कि लड़ाई के लिए तैयारी करे, उसे दस्त आने लगते हैं। अचानक के किसी समाचार से जिसमें भय, खिजाहट या मानसिक आघात हो, व्यक्ति घबराकर बेहोश हो जाता है, अंगों में इतनी थकावट अनुभव कर सकता है कि चल फिर ना सके, दिल धड़कने लग जाए। यह सब इसलिए होता है कि उस व्यक्ति का स्नायु मंडल एकाएक उत्पन्न हुई इस अकल्पित परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता। इस समय जेलसीमियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम या लाइकोपोडियम विशेष तौर पर लाभ करती है। विद्यार्थियों में परीक्षा से
पहले जो भय एंटिसिपेटरी फियर उत्पन्न हो जाता है उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्यास रहित ज्वर तथा मेरुदंड में ऊपर नीचे शीत का चढ़ना उतरना, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया तथा टाइफाइड ज्वरों में अर्थात बुखार में इस औषधि का विशेष उपयोगिता पाई जाती है। ज्वर में प्यास का ना होना तथा शीत का मेरुदंड में तरंग की तरह ऊपर नीचे चढ़ना इसका विशेष लक्षण है। इन दो लक्षणों के अतिरिक्त रोगी का नींद सा खुमारी में पड़े रहना भी इन ज्वरों में पाया जाता है। जिस इन्फ्लुएंजा में रोगी की टांगें भारी हो जाती हैं, उन्हें उठना तक मुश्किल हो जाता है, सिर तथा मस्तिष्क में भारीपन आ जाता है, मेरुदंड में शीत ऊपर नीचे लहर मारता है, रोगी नींद में पड़ा रहता है, उसमें जैल्सीनियम 30 की एक मात्रा से बुखार टूट जाता है। कई बार ऐसे रोगी आते हैं जो कहते हैं कि जब से फ्लू हुआ तब से तबीयत गिरी रहती है, जिसमें भारी रहता है, 99 डिग्री तापमान बना ही रहता है, उन्हें जैल्सीनियम से एकदम लाभ हो जाता है। जब फ्लू फैल जाता है तब स्वस्थ व्यक्तियों को जैल्सीनियम देने से उन पर इस रोग का आक्रमण नहीं होता। उस अवस्था में यह फ्लू का प्रतिरोधक दवा के रूप में काम करता है। आगे देखते हैं तो जैल्सीनियम औषधि के अन्य लक्षण समझते हैं। तो बिना हरकत के दिल रुकने का डर, रोगी अनुभव करता है कि अगर वह हिले डुलेगा नहीं तो हृदय की गति रुक जाएगी, इसलिए वह दिल के रोग में हिलता डुलता है। इसके विरुद्ध डिजिटेलिस का रोगी अनुभव करता है कि अगर वह हिले डुलेगा तो हृदय की गति रुक जाएगी, इसलिए वह बिल्कुल हिलना पसंद नहीं करता है। अंतर डिजिटेलिस और जैल्सीनियम में यही है। आगे है तो बच्चे को गिरने का डर, बच्चा बिना किसी कारण के गिर जाने के डर से माता से चिपटा रहता है। बोरेक्स में भी गिर जाने का भय रहता है, परंतु बोरेक्स में जब माता शिशु को नीचे उतारने लगती है तभी उसे भय लगता है। जैल्सीनियम में बिना कारण के यह भय बना रहता है। बच्चा माँ या नर्स से चिपटा ही रहता है, नीचे पालने में डालें तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता या बिल्कुल नहीं छोड़ता। किसी भी रोग में इस लक्षण के होने पर यह दवा दी जा सकती है। यह लक्षण मुख्य तौर पर इन्हीं दो दवाओं में पाया जाता है, बोरेक्स में और जैल्सीनियम में। आगे बढ़ते हैं तो नींद न आना, मस्तिष्क की थकान से या स्नायुविक चिड़चिड़ाहट, नर्वस इरिटेशन से नींद ना आती हो, सोच विचार की उलझन से ना छूट सकने के कारण नींद ना आती हो तो यह दवा लाभ करती है। ये लक्षण कॉफिया में भी है, परंतु उसमें अधिक तौर पर खुशी से नींद नहीं आती, हर्ष से नींद नहीं आती और सोच विचार की उलझन से नींद ना आए तो जैल्सीनियम लाभ करता है। जैल्सीनियम के सजीव मूर्त चित्रण को समझे तो संपूर्ण शरीर की शिथिलता, हाथ पैर की थकान, सुस्ती, नींद आते रहना, ऊँघते रहना, अर्धनिद्रित अवस्था में रहना, टांगों का लड़खड़ाना, शरीर के अंगों का कांपना या सारे शरीर का कंपन, बाजा बजाते समय उंगलियों का ठीक जगह ना पड़ना, शरीर के अंगों का पारस्परिक समन्वय ना होना, किसी एक अंग का पक्षाघात, आंख की पलक का भारी पड़ जाना या झूल पड़ना, हल्का बुखार, जाड़ा न रहने पर भी शरीर का कांपना, रोगी का अपने इच्छानुसार अंगों से काम ना ले सकना, यह है सजीव तथा मूर्त चित्रण जैल्सीनियम का। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 3, 6, 30, 200 में बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर नैश का कथन है कि उनके अनुभव के अनुसार 30 शक्ति के नीचे इस औषधि से कोई खास लाभ नहीं होता। यह औषधि ध्यान रखिएगा शरद प्रकृति के लिए है, तो जब भी इस्तेमाल कीजिए 30 का ही इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पर 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और औषधि शरद प्रकृति के लिए है, ध्यान रखिएगा कि सर्दी से रोग में वृद्धि होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।